एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किनफेंग नाम का बंदा इस रैंक वाले डंजन में एंटर करता है जहां पर उन्हें पहले से कोई नजर आता है जो कि मॉन्स्टर को मारकर ब्लड आउल को हासिल कर लिया होता है, जिसे देखकर किनफेंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। किनफेंग को देखकर डीमन किंग अपने आप से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, हमेशा कुछ स्मार्ट ह्यूमन बीइंग जरूर होते हैं जो कि रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करके मुझे हराने के बारे में जरूर सोचेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एडवांस में ही आकर मॉन्स्टर को मारकर ब्लड आउल को ले लिया हूँ। तभी किनफेंग उससे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया यंग मैन, चलो अब वो ब्लड आउल मुझे दे दो। डीमन किंग उससे कहता है कि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो लेकिन फिर भी मुझसे मांग क्यों रहे हो। किनफेंग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा होता है कि हम ये पूरा इंसानी रेस के लिए कर रहे हैं, मैं बाई किनफेंग हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में जरूर सुने होगे, उतना पावरफुल आइटम सिर्फ मेरे हाथों में ज़्यादा यूजफुल होगा। ये सभी मैं डीमन किंग को हराने के लिए कर रहा हूँ, जस्टिस के लिए कर रहा हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन किंग उस ब्लड आउल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसे नोटिस करके किनफेंग जल्दी से अपना एब्सोल्यूट डिफेंस रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। उस रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का रूल ये होता है कि वो 2 मीटर के अंदर में वो एक अनब्रेकेबल शील्ड को बना देगा जो कि किसी भी लेवल के अटैक से बचा सकता है। वहीं पर उसका मैजिक को फील करके किनफेंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोच रहे होते कि आखिर उसका मैजिक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कहीं इसका मतलब वो तो इतना सोचकर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पर वो सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा सा शॉक रह जाता है, क्योंकि डीमन किंग उसके एडमायरर यानी कि ली थियान का गला पकड़कर उसे उठा दिया होता है और उससे कहा था तो तुम ही बाई किनफेंग हो, हीरो लिन शाओ का रूमर सक्सेसर। चलो एक डील करते हैं, अगर तुम अपने उस डिफेंस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो मैं तुम्हारे इस लिटिल एडमायरर को जाने दूंगा। मैं हमेशा अपने बात को पूरा करता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो मैं। उसकी बात को पूरा करने से पहले ही किनफेंग अपने एडमायरर यानी कि ली थियान से कहता है कि तियान, ये सब तुम इंसानियत की खातिर कर रही हो, मैं तुम्हारे ऑनर में एक मेमोरियल बनाऊंगा। ये बोलकर वो उस डिफेंस क्रिस्टल को एक ड्रेस का जैसा पहनकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग इंसानों के प्रति अभी भी काफ़ी कम है। तभी किनफेंग उसे फालतू के भाषण देने लगा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो हमेशा अकेले होता है, इसलिए हीरो के साइड में रहने पर सेक्रीफाई होना तो लाजमी है, और तुम डीमन किंग, तुम ही सिर्फ मिसफॉर्चून का सोर्स हो। डीमन किंग थियान को नीचे रखते हुए कहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं। तभी थियान काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर उससे कहती है कि अगर तुम इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें कई सालों से फॉलो करते आ रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने मन में कहते, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। इतना सोचकर वो रोते हुए चिल्लाने लगी होती कि मेरे बारे में चिंता मत करो और जल्दी से भाग जाओ, अपने क्रिस्टल क्यूब को यूज करके यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर किनफेंग अपने हीरोगिरी दिखाते हुए कहता है कि मैं हेवन के द्वारा ब्लेस्ड किया हुआ हीरो हूँ, इंसानियत का नया होप हूँ, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ। उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा फालतू भाषण देकर उस पर अटैक करने आ जाता है, लेकिन उससे पहले डीमन किंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे कब वो हार जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। डीमन किंग एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाकर उसे उसके अंदर डाल देता है और जिसे गिरता देखकर डीमन किंग कहता है कि नीदर बेल्ट का पानी पीते रहना, जस्टिस का हीरो होने के कारण तुम्हें तो मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए ना। वहीं पर किनफेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो नीचे गिरते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, डीमन किंग मुझे बख्श दो, मैं सेक्रीफाई नहीं करना चाहता हूँ अपने आप को। उसका चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक उसका काम तमाम हो जाता है। उससे मरता देखकर तियान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और कहने लगे होते कि वो मारा गया, इसका मतलब अब मैं भी मरने वाली हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए डीमन किंग की तरफ देखती है, जहाँ पर वो उससे जाता देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और पूछती है, क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले हो। डीमन किंग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जब तक वो क्रिस्टल क्यूब को डिस्ट्रॉय कर देगा तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि वो जिंदा नहीं जा सकता है, तो ठीक है बाद में मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर हम लोग अगली बार फिर से मिलते हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो देखकर तियान को यकीन बिल्कुल भी होता ही नहीं है। दूसरी तरफ में डीमन किंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो सिटी में इंसानी कपड़ा पहनकर एंटर कर जाता है। अब इसके बाद अगले समय अवेकनर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन किंग चला गया होता है। उससे देखकर रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या वो अवेकनर एसोसिएशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। तभी एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट आकर उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम पाकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके बारे में पूछने लगती है। डीमन किंग अपना नाम बाई किनफेंग बताकर कहता है कि मैं हिडन जीनियस हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में जरूर सुने होंगे, मैं इंसानों का एसोसिएशन ऑफ अवेकनर को ज्वाइन करने में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद अवेकनर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के साथ एल्डर हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग चल रहा होता है।
जहाँ पर एक एल्डर कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर हैं लेकिन एक मिसिंग है। दूसरा एल्डर कहते हैं कि शॉकिंगली एल्डर लिन शाओ के पास में, जिसके पास टाइम में पीछे जाने का पावर था, वो टावर को कॉन्क्यूर करने में फेल हो गया। तभी एक दूसरा बंदा कहता है कि जब तक डीमन किंग टावर के अंदर में रहेगा तब तक वो टावर का अनकंडीशनल ब्लड लॉक और इनफाइनाइट मैजिक पावर को एंजॉय करते रहेगा और हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इसी तरह से मरते रहेंगे। इसलिए अब हम लोगों का प्लान को चेंज करने का वक्त आ गया है। मैंने पहले ही सभी लोगों को नोटिफाई कर दिया है कि अब मैजिक टावर को चैलेंज करना फॉरबिडन बन गया है। सभी लोग उस आइटम को ढूंढ रहे हैं जिसका यूज करके मैजिक टावर को सील किया जा सकता है। जब तक सभी का सभी मॉन्स्टर या फिर डीमन किंग टावर में ही सील्ड हो जाएगा तब तक हमारा शहर पहले जैसा सेफ हो जाएगा। तभी एक दूसरी एल्डर कहते हैं कि मैंने पहले ही एक दूसरे गोड्स फेवरेट को दूसरे डायमेंशन से समन कर लिया हूँ और मैं उसे टाइम ट्रेवलर फ्रॉम अर्थ कहती हूँ। ऑफ कोर्स ये मैटर बाहरी दुनिया से सीक्रेट रखा गया है, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता कि उसे यहाँ पर मैंने अपनी दुनिया को बचाने के लिए समन किया है। और वैसे भी दूसरी दुनिया को बचाना ही हमेशा से टाइम ट्रेवल का मिशन रहा है ना। अब उसका सोल लिन शाओ के छोटे भाई लिन फेंग के बॉडी में है। ऐसा सुनने को आ रहा है कि जब से वो टाइम ट्रेवलर बना है तब से उसका सोचने का स्टाइल बदल गया है। वो अपने टीम को सीलिंग आइटम ढूंढने के लिए लेकर जा रहा है। तभी एक फ्यूचर देखने वाला बुढ़ा एल्डर कहता है कि लास्ट मंथ को मैंने लिन फेंग को देखकर एक डिविनेशन किया था। डिविनेशन सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि लिन फेंग जल्दी ही उस आइटम को ढूंढ लेगा जिससे जल्दी ही मैजिक टावर को सील कर दिया जाएगा। और अब इसी के साथ उनका वो वाला मीटिंग खत्म हो जाता है जहाँ पर वो प्रोफेट एल्डर अपना दारू पीते पीते जा रहा होता है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछ रही होती है कि क्या लिन फेंग सच में टावर को सील करने वाला आइटम को ढूंढ लेगा। अगर ऐसी बात हो तो सब कुछ तो पहले जैसा सेफ हो जाएगा ना। तभी वो बुढ़ा उससे कहता है कि लिटिल मिस, क्या तुम इसके बारे में सोची हो कि अगर टावर को सील कर दिया जाता है और अगर उस वक्त में डीमन किंग उसमें नहीं रहा तो उसे सील करना यूजलेस हो जाएगा। वो थोड़ी सी घबराते हुए कहते ये तो सेंस बना रहा है, इसलिए हमें करना क्या चाहिए। तभी वो उसे प्लेफुली स्पेंग करके वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आखिर डीमन किंग कैसे टावर से बाहर निकल सकता है। और अगर वो बाहर निकल भी जाता है तो बिना टावर का प्रोटेक्शन के उसका पावर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, जिससे उसे हराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बार अगर उसका आइडेंटिटी डिस्कवर हो जाता है तो ज़रूर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। इसी तरह से फंस के वो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर वो टावर में रहता है तो वो हमेशा के लिए वहाँ पर फंसा रहेगा और बाहर आता है तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब लिन फेंग उस सीलिंग आइटम को ढूंढ लेता है तो जीत हमारा तय समझो। यही सब बोलते बोलते वो अपने रूम में एंटर कर जाता है जहाँ पर पहले से डीमन किंग मौजूद होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वही बंदा डीमन किंग है। इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में तुम क्या कर रहे हो। डीमन किंग उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नया नया ज्वाइन किया हूँ और मेरा नाम किनफेंग है। ये सुनकर वो बुढ़ा एंटर करते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तो तुम ही वो नया मिस्टीरियस जीनियस हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है। डीमन किंग उससे कहता है कि मैं अपने आप को जीनियस नहीं कहूँगा, लेकिन डीमन किंग के एरेडिकेशन में पार्टिसिपेट करना मेरा ऑनर होगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपसे डीमन किंग के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आया हूँ। वो एल्डर अपने कुर्सी पर बैठकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को हराना बच्चों का खेल है। अगर मैं सच में फ्यूचर को देख पाता तो लिन शाओ के साथ वैसा कभी होता ही नहीं। मेरा प्रेडिक्शन को काम करने के लिए मुझे उस बंदे को छूना पड़ेगा और वो भी फुल मून के लाइट में, तब जाकर मैं उसका फ्यूचर को देख सकता हूँ। डीमन किंग कहते हैं कि आज ही तो फुल मून का रात है ना। मिस्टर प्रोफेट कहते हैं कि क्या तुम इडियट हो या फिर इडियट बनने का नाटक कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे उसे छूना पड़ेगा, मेरे पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, इसलिए मैं मैजिक टावर में एंटर कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं डीमन किंग को कैसे ढूंढूंगा उसका फ्यूचर देखने के लिए। अब तुम ये तो नहीं बोलने वाले हो ना कि डीमन किंग मेरे दरवाजे पर आकर अपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कहेगा। वहीं पर डीमन किंग अपना असली रूप दिखाने लगा होता है, जिससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि यही डीमन किंग है। तभी डीमन किंग अपना माइंड रीडिंग स्किल का यूज करके उसका मन पढ़ने लगा होता है, जिसमें वो पाता है कि डीमन किंग इस सीजन में मारा जाएगा जब स्नोफ्लेक गिरना शुरू करेगा तब। ये जानकर वो उसका गला पकड़कर उठाते हुए कहते हैं कि क्या आपका प्रेडिक्शन हमेशा सच होता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए हाँ ना करते हुए कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अभी भी काम आ सकता हूँ। ये सुनकर डीमन किंग कहता है अगर ऐसी बात है तो अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो, क्या तुम आज मेरे हाथों से मरोगे या फिर नहीं। ये सुनकर वो और ज़्यादा डर जाता है और इसी के साथ अगले समय लिन फेंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपने साइड का स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि ये तुम्हारा क्लिच ट्रांसमिग्रेशन कॉमिक है। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड के बंदे के बारे में कहानी है जो कि पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट होकर चला जाता है। एक गार्बेज से वो मॉन्स्टर से फाइट करके लेवल अप करना स्टार्ट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कूल एक्ट करता है और एरोगेंट कैरेक्टर को मॉक करते रहता है।
और आखिरी में एक टेम्पस्टर्स दिन को वो डीमन किंग को भी हरा देता है। और मैं वही गार्बेज पृथ्वी से हूँ। अर्थ पर मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब था, सोसाइटी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर रहा करता था। एक दिन मैं एक नोवेल पढ़ते हुए अपने काम पर जा रहा था और तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मारा गया और यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ गया हूँ। तुम लोग बिल्कुल सही नोटिस किए हो, ये वही ट्रांसमिग्रेशन स्टोरी है। मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आ गया हूँ। मैं उस नोवेल में ट्रांसमिग्रेट होकर उस नोवेल का कैरेक्टर बन गया हूँ, लिन फैमिली का दूसरा बेटा और इंसानियत को होप लिन शाओ। मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका यूजलेस गार्बेज छोटा भाई लिन फेंग हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडोनिस्ट और रिविल था, हमेशा अपने भाई के शैडो में ही रहा करता था। यही वो रिकलेक्शन है जो कि मेरे पास इस कैरेक्टर के बारे में है। लेकिन अब से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब जबकि मुझे इस नोवेल की स्टोरी के बारे में सब कुछ पहले से पता है तो, और मेरे पास में एक ओमनिसेंट व्यू पॉइंट है, तो मुझे उस मैप का लोकेशन के बारे में भी पता चल गया है, जिसमें सीलिंग आइटम के लोकेशन के बारे में बताया गया है। और इसी तरह से मैं वो वाला मैप को ऑब्टेन कर लिया हूँ और अब मेरा बारी है इस वर्ल्ड को बचाने का। अपने बारे में वो सब कुछ बताकर वो अपने टीम के साथ में उस मैप वाले लोकेशन के पास जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो प्रोफेट के पास जाकर फ्यूचर देखने के बारे में कहने के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो ली या नाम की एक कोल्ड ब्यूटी को अपना कूल साइड दिखाते हुए कहता है कि मेरे होते हुए हम लोग जरूर उस आइटम को ऑब्टेन कर लेंगे, लेकिन वो उसे कोई भाव देती ही नहीं है। ये देखकर वो सोचते हैं कि आइस कोल्ड ब्यूटी, मेरे पिछले लाइफ में तो मैं इस तरह का चार्मिंग ब्यूटी के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस लाइफ में तो ये मेरे फियांसी है। और ये लेडी जिसे कि मैं हाफ में इनकाउंटर किया हूँ, वो किसी रैबिट की तरह है, हमेशा मुझे देखते रहते कि मैं उसे कब बचाऊंगा। और वो और कोई नहीं बल्कि ली तियान ही होती है, जिसके सर पर हाथ रखते हुए वो कहता है कि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। उससे कंफर्ट करके लिन फेंग सोचता है कि इस तरह के एयर हेडेड ब्यूटी के साथ गेट अलोंग होना कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सोचकर वो उन्हें बाकी का काम करने के लिए बोलकर खुद ही ग्रेट प्रोफेट से मिलने के लिए जाने लगता है और सोचता है कि एक बार अगर मैं सच में टावर को सील करके हीरो बन जाता हूँ तो मैं तो कुछ भी हासिल कर पाऊंगा। ये सोचकर वो ग्रेट प्रोफेट से मिलने चला जाता है। वहीं पर लिया हेल्प डेस्क के पास जाकर कहती है कि मैं किसी को रिकमेंड करना चाहती हूँ एसोसिएशन को ज्वाइन करवाने के लिए। वो पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसे रिकमेंड कर रहे हैं। वो तियान को सामने लाते हुए कहते हैं कि मैं इसे रिकमेंड करना चाहती हूँ, इसका नाम ली तियान है, और जब हम लोग डंजन एक्सप्लोर कर रहे थे तब मैंने और लिन फेंग ने इसे बचाया था। ये इकलौती पर्सन है जो कि डीमन किंग को देखकर सर्वाइव कर गई है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है। तभी ली तियान कहते हैं कि आप सीनियर बायो किंग फेंग को जानते हैं, वो प्रीटी वेल नोन हिडन जीनियस है और मैं उसकी इकलौती फॉलोवर भी हूँ। हम दोनों ने डीमन किंग को इनकाउंटर किया था, डीमन किंग ने उसे तो मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह से सर्वाइव करके भाग गई और बाद में मुझे ये लोग मिले और मैं इनकी टीम को ज्वाइन कर ली हूँ। उसकी बातें सुनकर वो कहते बाई किंग फेंग, वो तो कुछ देर पहले एसोसिएशन को ज्वाइन किया है और वो तो अभी तक जिंदा है। वो कुछ देर पहले यहाँ पर था और कहा कि वो ग्रेट प्रोफेट से मिलने जा रहा है। उसके मुंह से वो सभी बातें सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ फिर से डीमन किंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो प्रोफेट को मारते हुए उससे पूछते कि क्या तुमने अपना फ्यूचर देख लिया है। वहीं पर वो अभी भी अपना जान बख्शने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा भीख मांग रहा होता है। डीमन किंग उससे कहता है कि पहले मुझे लगता था कि सभी ह्यूमन लिन शाओ की तरह ही हिम्मत वाले और जस्टिस से भरे हुए हैं, लेकिन लगता है कि मैं अभी तक इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर हूँ। मुझे जल्दी से मेरे एनिमी के बारे में नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हारा जैसे ह्यूमन को देखकर अब मेरे दिल में इंसानों के लिए कंसर्न थोड़ा सा घट गया है। तुम्हारा परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन करने के लिए मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसे जान से मार देता है। उसका काम तमाम करके वो सोचता है कि अगर मैं टावर में चला जाता हूँ और लिन फेंग सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लेता है तो प्रोफेसी के अनुसार मैं हमेशा के लिए टावर में कैद रह जाऊँगा। लेकिन अगर मैं लिन फेंग के रास्ते में कुछ अड़चने डालता हूँ तो ना सिर्फ मैं फेल हो सकता हूँ, बल्कि डिविनेशन के अनुसार मेरा काम भी तमाम हो सकता है। चाहे जो भी रास्ता को मैं चुनूँ, टावर को छोड़ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब जबकि मुझे भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर वो बैक डोर से वापस जाने ही वाला होता है कि तब तक वहाँ पर लिन फेंग आकर उसके कंधे पर रखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा है। अपने आप को पकड़े जाने से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन जल्दी से अपना शॉक को छुपाते हुए कहता है कि मैं एक अवेकनर हूँ जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। लिन फेंग उसका बैच को देखकर कहता है कि उससे तो सिर्फ इस रैंक वाले ही ले सकते हैं, क्या इसका मतलब तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे अपने टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हुए कहने लगा होता है कि हम लोग सीलिंग आइटम को ढूंढने जा रहे हैं। इतना बोलकर वो उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं लिन फेंग हूँ, तुम मेरे बारे में पहले नहीं सुने होगे, लेकिन जल्द ही मैं पूरी दुनिया में फेमस होने वाला हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो, इसलिए मेरा टीम को ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसके बारे में जान कर कि यही लिन फेंग है, डीमन किंग उसके लिए तैयार होकर
सोचता है कि ग्रेट प्रोफेट, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा प्रोफेसर सच में सच होता है या फिर नहीं होता है। वहीं पर लिन फेंग उससे अपने साथ लेकर जाते हुए अपने बारे में काफ़ी बड़ा बड़ा फेंक रहा होता है कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है। और इन्हीं सब के बीच में वो कहता है कि मैं एक ब्यूटी को भी सेव किया हूँ और वो बाई किन फेंग की पार्टनर है। मैं तो ये भी सुना हूँ कि वो अकेली पर्सन है जो कि डीमन किंग को देखकर जिंदा बच गई है। वो सब सुनकर डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसके बारे में पूछता है। लिन फेंग उसे ली चियन के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो सब जानकर डीमन किंग पतले रास्ते से भागने लगा होता है, लेकिन उसका भागने देने से पहले वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। डीमन किंग उससे एक फालतू के एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो डीमन किंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर उस सिचुएशन को उम्मीद डीमन किंग को बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए वो उसका काम तमाम करने की तैयारी करने लगा होता है। मगर तभी उसकी उम्मीद के परे वो उसके बारे में किसी को भी ना बताकर उसे हक करते हुए कहने लगी होती है कि सीनियर बाई किंगफेंग, मैंने सुना कि आप जिंदा बच गए हैं। वहीं पर बाई किंगफेंग नाम सुनकर ली फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या यही बाई किंगफेंग है। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में बाई किंगफेंग तो मारा गया था, लेकिन अब ये बंदा बाई किंगफेंग कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ में ली चियन उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए उसे डीमन किंग से बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसका काइंडनेस को रिपे करने के लिए कह रही होती है। तभी डीमन किंग सोचता है कि ये पहली बार है कि मैं किसी इंसान को डीमन किंग के अंडर में आते हुए देख रहा हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता तो ठीक है, मैं तुम्हें मिसट्रीट नहीं करूँगा। वहीं पर अपने एक हारेम की लड़की को दूसरे बंदे के उतने क्लोज देखकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और वो पूछता है क्या फॉलोवर हो, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, ये मत भूलो। लेकिन उसका बात को पूरा करने से पहले ही उसकी फियांसी जो कि कभी कभी कहा करती थी, वो भी उससे कहती है तो तुम ही वो र्यूमर जीनियस बाई किन फेंग हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर ये देखकर लिन फेंग उससे कहने की कोशिश करते हैं कि तुम तो मेरी फैन, मगर वो उसे बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर करके अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम और ली चियन दोनों डीमन किंग को देखी हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि डीमन किंग कैसा है। वो दोनों उसके बारे में अपने अपने तरफ से डिस्क्राइब करने लगे होते हैं, जिससे उनके बीच में हंसी मजाक का माहौल बन गया होता है। वो सब देखकर लिन फेंग तो अब जल जल के राख होने लगा होता है और सोचते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन में किन फेंग डीमन किंग के हाथों मारा गया था, सिर्फ ली चियन ही डीमन किंग को देखकर जिंदा बची थी। अब ये मत कहना कि मेरे एक्शन से बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया है, नहीं, मुझे जल्दी से ग्रेट प्रोफेट्स के पास जाकर इस बंदे के बारे में पूछना पड़ेगा। वो जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ के रिसेप्शनिस्ट एक बैड न्यूज लेकर आते हुए कहती है कि ग्रेट प्रोफेट का हत्या कर दिया गया है। आधे घंटे पहले तक वो जिंदा था, लेकिन अब वो नहीं है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और लिन फेंग कहता है कि मीन टाइम में जो ग्रेट प्रोफेट से मिला है उसका बात को पूरा करते हुए डीमन किंग कहता है कि वो मैं और लिन फेंग है। अपने आप को फंसता देखकर लिन फेंग चिल्लाने लगा होता है कि मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया था, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब मैं तुम्हें वहाँ पर सस्पिशियस से एक्टिंग करते हुए देखा था। वो चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो फिर से उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम ही हो जिसने उसे मारा है ना, मुझे शुरू से पता था जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत है। उसकी सभी बातें सुनकर और चिल्लाते हुए देखकर लीजा उसे शांत करते हुए कहते कि शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा हैस्टी मत करो। लेकिन वो उसकी भी बात ना मानकर उससे भी जोर का धक्का देकर गिराते हुए कहता है कि वो तुम सभी लोगों को डिसीव कर रहा है, ये बंदा तो किन फेंग है ही नहीं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को डिसीव कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं कर सकते हो। लेकिन उसका अटैक से पहले डीमन किंग उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे जाकर कहता है कि एक ऐसे गार्बेज जो कि लिन शाओ से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का वर्दी हो। ये बोलकर वो एक ही बार में अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो अपने आप को इस हालत में एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं पर ये देखकर ली चियन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे फिर से उसका पावर देखने का मौका मिला होता है। तो वहीं पर उससे उसकी फियांसी को उसकी थोड़ी सी चिंता होने लगी होती है। दूसरी तरफ में डीमन किंग उसे पीट कर उसके सर पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इतना तुम्हें शांत करने के लिए काफ़ी होगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि काफ़ी अजीब बात है, आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा सर्टन क्यों है कि मैं बाई किन फेंग नहीं हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले सुना हूँ, तुम लिन शाओ के छोटे भाई हो ना, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी बेकार निकले, मुझे अभी भी तुम्हारा भाई ज़्यादा पसंद है। उसकी सभी बातें सुनकर लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और सोचते हैं कि मुझे फाइनली ट्रांसमिग्रेशन, ओवर पावर, चीट और एमसी बनने का मौका मिल रहा है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी फियांसी डीमन किंग से कहती है कि लिन फेंग वो जानबूझ के नहीं किया होगा, वो पहले ऑनेस्ट पर्सन हुआ करता था, लेकिन वो हाल ही में इम्पल्सिव बन गया है, इसलिए उसे चोट मत पहुँचाओ। तभी लिन फेंग उस पर एक एस रैंक का वेपन से अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम किससे गार्बेज बोल रहे हो। डीमन किंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि तुम्हारे से इस कम के पास भी इस
रैंक का वेपन आ गया है। ये बोलकर वो सोचता है हालांकि एक ऑर्डिनरी एस रैंक का अवेकनर 1-on-1 फाइट में मेरा ओपोनेंट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे तरह से याद है कि ह्यूमन के जीनस लिस्ट में इसका नाम कहीं था ही नहीं। तभी वहाँ पर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आकर अपना रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जिससे सभी लोगों का पावर गायब हो जाता है और वो सिर्फ दूसरे के पावर को अपने डोमेन में ही गायब करवा सकता है। वो आकर कहते हैं कि एसोसिएशन का सभी मेंबर डीमन किंग से फाइट करने के लिए इंसानों का ट्रेजर है, इसलिए आखिर तुम लोग एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हो। उसके बारे में जानकर डीमन किंग सोचता है तो यही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी डिमोनिक टावर में नहीं हूँ, जिसके कारण ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे फ्यूचर में और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे परेशानी खड़ा करने के लिए माफ़ी मांगने लगता है। तभी लिन फेंग फिर से चिल्लाने लगा होता है कि तुमने उसे तब नहीं रोका जब उसने मुझे पंच मारा था, लेकिन तुमने तब इंटरफेयर किया जब मैं उस पर अटैक करने वाला था। क्या आप जानबूझकर उसके साइड में ले रहे हैं? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं गार्बेज हूँ और लुक डाउन कर रहे हैं? वहीं पर उसकी बातें सुनकर डीमन किंग सोचता है क्या ये बंदा सच में एक जीनियस है जो कि एस क्लास के वेपन और डिवाइन आइटम को मैप को ऑब्टेन कर लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इसके पास इस कैरेक्टर के लिए दिमाग है ही नहीं। वहीं पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि फालतू की बकवास करना बंद करो, मैं किसी का भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सब कुछ इंसानों के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन लिन फेंग उसकी बातों पर यकीन ना करके काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लोग मुझे लुकडाउन कर रहे हो, अभी तुम लोगों को मेरा कीमत के बारे में नहीं पता है, मैं जल्दी सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लूँगा और जब मैं टावर को सील कर दूंगा तब देखा जाएगा कि कौन इस वर्ल्ड का चोजन वन है। उसे जाता देखकर प्रेसिडेंट डीमन किंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तो तुम ही बाइक फेंको, मैं तुम्हें काफ़ी एडमायर करता हूँ, तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो बल्कि शांत और हिम्मत वाले भी हो। डीमन किंग उसके लिए थैंक्स बोलकर सोचता है कि ये क्या नाटक हो रहा है, आखिर क्यों सभी इंसान मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने पहले ही ग्रेट प्रोफेट के डेथ को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और वहाँ पर मुझे डेमोनिक पावर का ट्रेसेस मिला है, शायद एक डीमन डंजन से भागकर उसे मार दिया है और इसका इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है और फाइनल वर्डिक्ट के लिए मुझे एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइन आइटम का सर्च इमिनेंट है, तुम्हें लिन फेंग के साथ जाना चाहिए, तुम लोग इंसानों का आखिरी होप हो। डीमन किंग ठीक है बोलकर सोचता है कि मैं इंसानों का फ्यूचर को सच में शोल्डर तो करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से वहीं पर प्रेसिडेंट उसे एडवाइस देते हुए वहाँ से चला जाता है और ली या उससे कहते हैं कि मैं लिन फेंग को चेक करने जा रही हूँ। हाल ही में वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल बन गया है। तभी डीमन किंग उसका हाथ को पकड़कर उससे रोककर उससे पूछता है कि लिन फेंग का क्या उसका पर्सनैलिटी हाल ही में बदल कर वो पास्ट सेल्फ से थोड़ा सा अलग हो गया है क्या, आखिर हुआ क्या है। ये बोलकर वो सोचता है क्या वो सस्पिशियस हो जाएगी अगर मैं अचानक पूछ लिया हूँ तो। तभी वो जल्दी से उसका हाथ को छोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे बस उसकी चिंता हो रही थी, मैं बस थोड़ा सा इम्पल्स होकर उसे पीट दिया था, इसलिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे और ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता हूँ। वहीं पर वो अपना हाथ पकड़े जाने से थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती हाँ ऐसे केस है। ये बोलकर वो सोचती है कि ये बाइक लिनफेंग तो क्वाइट नाइस है, वो तो लिनफेंग के लिए भी कंसर्न दिखा रहा है। ये सोचकर वो उससे लिनफेंग के बारे में बताने लगी होती है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद देखो तो लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों।